ठीक है, तो पिछला चैप्टर में कोई दिक्कत रह गया है क्या? विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। अभी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे तो इजी ही हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हेलो। सर फ्लूइड का कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है, बुकलेट। ठीक है, क्वेश्चंस में अगर दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास से, ऑफलाइन है तो वहीं पे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक। है, कोई कंसेप्ट में ये सब में दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। नहीं सर, दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही सिलेबस जो है पीछे ही चल रहा है हम लोग का। अब तक 12th शुरू होना चाहिए था। 12th भी शुरू कर दे क्या पैरेलल में? क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। तो आज हम लोग हीट शुरू करते हैं, ठीक ना? और हीट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज देख लेते हैं पहले। तो हम लोग शुरू करेंगे थर्मोमेट्री से। ठीक है। ठीक है, सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे सारे के सारे, और बहुत ही इजी टॉपिक है। जो जैसा है वैसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स में ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जो जैसा है, हाँ ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट है वही सब चीज हमें पढ़ना है। तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये हुआ है कि हमें ऊपर ऊपर पढ़ना है, तो सारे फॉर्मूले, ये सारे चीज याद होने चाहिए, लॉ याद होने चाहिए, और भर भर के फॉर्मूला मिलेगा। तो इसलिए शुरू से ही एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, या फिर कहीं भी सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। तो पहला है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं कि अगर हम मेजर करना हो किसी चीज का टेम्परेचर, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो उन सब में क्या रिलेशन है वो सब चीज इसमें बताया जाता है। इसके बाद है टेम्परेचर मेजर कर लिए, तो उसके बाद कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम चूल्हे पे पतीले में दूध चढ़ाते हैं तो दूध कुछ देर में हीट हो जाता है। ठीक है, यानी आग पे हम कुछ भी रखते हैं तो कुछ देर में हीट होने लगता है। यानी कि जो बर्नर जल रहा है उससे हीट जो है दूध में, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हमने चढ़ा रखा है उसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो कैलोरीमेट्री में इसी बारे में चर्चा होता है कि अगर हम किसी बॉडी को कितना एनर्जी हीट दे रहे हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री में होगा। उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई सा भी सॉलिड मटेरियल जो होता है या लिक्विड मटेरियल होता है, गैसेस के बारे में चर्चा नहीं होगा इसमें। तो हम देखते हैं कि अगर जब हीट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम, शेप, साइज जो है एक्सपेंड करता है। ठीक है, एक्सपेंड करता है। तो उसी एक्सपेंशन के बारे में इसमें चर्चा हो। जैसे अगर हम दूध को चढ़ाते हैं चूल्हे पे तो एक्सपेंड करके उफन लेता है और गिरने लगता है। तो जो गिरने लगता है वो एक्चुअली में क्या होता है? उसका वॉल्यूम जितना था उससे बढ़ गया होता है, और जिस भी कंटेनर में रखे हैं उससे वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो गिरने लगता है। तो वही सब चीज इसमें चर्चा होगा थर्मल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज होंगे। इसके बाद फोर्थ फोर्थ है हीट ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एक बॉडी को हीट दे रहे हैं
तो किस रेट से दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं, उन सब चीजों की चर्चा होगा हीट ट्रांसफर में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। सारे नाम सुने सुने लग रहे होंगे कि कंडक्शन, ये 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, यानी कि हम किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी हीट दे रहे हैं तो इन 3 मोड्स के द्वारा दिया जाता है। यानी कि 3 प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस है उनके बेसिस पे 3 नाम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये सब क्या होंगे वो सब चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 5th टॉपिक आता है हम लोग का केटीजी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और लास्ट आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इतना कुछ पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, गैसेस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए हो? यस सर। ठीक है, तो पढ़ लिए हो तो इसमें देखने को मिलेगा कुछ भी ज्यादा डिफरेंट है नहीं, दोनों लगभग सेम चीज है। बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंट, थोड़ा सा उसमें अलग की कुछ पढ़े हो, इसमें थोड़ा अलग, बाकी कंसेप्ट लगभग आसपास में ही घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हमें अभी पढ़ने हैं 11th। देखने में लग रहा है 6-7 है, लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म होता है। जैसे कि मेरे हिसाब से थर्मोमेट्री आज खत्म हो जाएगा, कैलोरीमेट्री शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास तक जहाँ तक है थर्मल एक्सपेंशन भी खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि इस वीक में हम लोग जो लास्ट क्लास होगा उसमें हीट ट्रांसफर शुरू कर चुके होंगे, अगर ये चीज पढ़ते रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट क्या है वो जान लें। ठीक है, तो हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाला जो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स है वो मोस्टली केटीजी गैसेस से बात करेगा, और थर्मोडायनेमिक्स वेरियस जो प्रोसेसेस होता है एक, उनके बारे में बात करेगा, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सब प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो सारे चीज पहले से आता होगा, गैसेस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स अगर केमिस्ट्री का पढ़े हो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाना है। तो शुरू करते हैं हीट। तो सबसे पहले हीट से क्या समझते हैं हम लोग? ठीक है, तो हीट से क्या समझते हैं वो हमें जानना है। कोई बताएगा कि हीट से तुम लोग क्या समझते हो आज तक, जो भी जान रहे हो कुछ भी बोलो कोई भी। हीट शब्द सुन के क्या मन में आता है? कुछ नहीं, बोलो। सर सर एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, और कैसा एनर्जी? जैसे अगर हम बोले कि किसी, आज तक ऐसे देखे होगी कभी कोई बोला हो कि इस बॉडी के पास इतना हीट है, ऐसा हम लोग नहीं सुनते हैं। सुने हो क्या कभी? नो सर। ठीक है, तो हीट मतलब इसी चीज से है कि बहुत लोग में ऐसा कंफ्यूजन रह जाता है कि हीट करने का मतलब अगर हम किसी बॉडी को गर्म कर दिए तो बोलेंगे उसके पास हीट। हाँ, वो गर्म है, लेकिन हीट कुछ और चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। गर्मी का सीजन आ ही चुका है, मान लेते हैं कि पार्क घूमने गए। ठीक है, तो पार्क में आजू बाजू 2 बेंच थे, एक है स्टील का लेड से और एक वुड का है, यानी लकड़ी का है। तो कौन से बेंच पे बैठना प्रेफर करोगे? मान लेते हैं सर दोपहर का वुड टाइम, का। वुड का। ठीक है, ऐसा क्या होगा, उस पे भी हम लोग ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, हाँ शुरू में बैठेंगे,
ठीक लगेगा, लेकिन कुछ देर बैठे रहने के बाद उससे भी उछलना पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन स्टील वाले पे है तुरंत बैठे और तुरंत ही हम लोग उछलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, जब बाहर का टेम्परेचर, सन रेज जो भी है, तो अगर एक फिक्स टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का, बोलते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जैसे अभी के सीजन में गर्मी है तो 30-31 डिग्री रहता है, और ज्यादा हीट होगा तो 37-40 डिग्री तक जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं दोनों बेंच हैं तो उसी में रखे हुए, नहीं कि दोनों का हीट तो सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। जैसे ही हम बैठे तो क्या हुआ, स्टील से जो है एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो गया, तुरंत ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो वुड था उससे ट्रांसफर होने में समय लगा, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर दोनों में अलग है। लेकिन जब हम उछले तब दोनों समय क्या हुआ होगा कि सेम एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा, यानी कि गर्म उतना ही हुआ होगा, बैठे होंगे। ठीक है, तो वही जो ट्रांसफर हुआ है उसी चीज को हम लोग हीट बोलते हैं। यानी कि जो एनर्जी मान लेते हैं कि जो बेंच में स्टोर्ड था इन द फॉर्म ऑफ हीट था, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा था, वो अगर हमारे से उस बेंच से हमें ट्रांसफर हो रहा है, उस एनर्जी को हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, जो बेंच में था या जो हमारे अंदर है उसे हीट हम नहीं कहेंगे, उसे नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं, तो हीट हम कहेंगे कि जो भी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो रहा है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं कि ये हीट है। ठीक है, जैसे बेंच था, हम बैठे, हमें फील हुआ, यानी कि बेंच से हीट हमें आया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखोगे इसका? हम लोग बोलते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred from। ठीक है, ये टर्म इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रांसफर हो रहा है उसे ही कहते हैं वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, वो कुछ ना कुछ चीजों पे डिपेंड करता होगा। जैसे पढ़े हो कि करंट भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पानी भी एक जगह से दूसरी जगह बहता है। ठीक है, तो उन सब में हम देख रहे थे कि जो एनर्जी था वो डिफरेंट लेवल का था, यानी कि पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो वहां पे भी हम लोग बोलते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होगा उसे मेजर करेगा कौन, तो टेम्परेचर। तो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही जो है हीट ट्रांसफर होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी को बोलते हैं कि ज्यादा हॉट, किसी बॉडी को बोलते हैं कोल्ड है। ठीक है, जैसे आग जल रहा है तो बोलते हैं हॉट है। ठीक है, आइस है तो बोलते हैं कोल्ड है। दोनों में अगर हम हॉट या कोल्ड रिलेट करें तो किसकी वजह से, टेम्परेचर। जिसकी टेम्परेचर ज्यादा है उसे हम बोलते हैं हॉट, लोअर है उसे बोलते हैं कोल्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर ही मेजर होगा। खैर, ये तो है। अब एक टर्म ये भी है कि अगर कोई भी बॉडी किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उसके पास भी तो एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि बेंच जो था हमारे पार्क में, वो हीट हो चुका था, उसमें कुछ तो एनर्जी था, वही तो ट्रांसफर हुआ, उसका टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए उसने ट्रांसफर कर दिया। तो उसके पास ऐसा क्या था, तो वो जो एनर्जी वो पोजेस कर रखा था उसे हम लोग नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड
with और random within। ठीक है, यानी कि वो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उछल रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उसमें एनर्जी होता है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये एनर्जी जो है केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। वहां पे हम लोग चल के इसका डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी एक बॉडी को किसी टेम्परेचर पे रखा गया है तो उसके पास जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। दो बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसे हम बोल रहे हैं हीट। दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन रह गया है तो बोलो अभी। ठीक है, बोलो। नो No, sir. हीट जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? Sir, vector. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट Joule. जूल होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? स्केलर होता है, ना? तो चेंज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर क्यों होगा? ये भी क्या होगा? स्केलर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो हीट भी कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर, बिकॉज इट इज नथिंग बट डिफरेंस इन एनर्जी। यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है तो डिफरेंस इन एनर्जी है। तो डिफरेंस है तो दो स्केलर का डिफरेंस स्केलर ही होगा। यूनिट की बात कर रहे हैं तो जूल या फिर कैलोरी यूज करते हैं। ठीक है, कैलोरी के शॉर्ट फॉर्म में सीएल लिख लेते हैं। तो जूल या फिर हम लोग कैलोरी यूज करते हैं। इसके पीछे भी कहानी है जो हम बाद में बताएंगे कि जूल और कैलोरी में क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन ये याद रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। definition of calorie. So 1 calorie is defined as the amount of to rise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे हमेशा कि ये कहाँ से कहाँ, किसी भी एक डिग्री के लिए नहीं। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस नीट में डायरेक्टली कितने बार पूछा है, जेईई मेंस में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो कैलोरी का एक डिफिनेशन यहाँ पे ध्यान से देखो। हम बोल रहे हैं कि हीट का यूनिट है, हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होगा। तो उसमें हम जितना एनर्जी दे रहे हैं किसी भी बॉडी को, अगर हम वाटर रखे हैं किसी भी कंटेनर में और उसे हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो जब टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री बढ़ेगा, यानी 1 डिग्री बढ़ेगा, उतने टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा उसको, वही चीज कहलाएगा कि 1 कैलोरी।
ये डिफिनीशन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी हीट ट्रांसफर जब पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में सब जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था हमारा हीट के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री जनरली हमें जो है थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ना है, तो हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स ये सब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो डायरेक्टली जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग T से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो होगा स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट में हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। सारे यूनिट्स पता होना चाहिए। इसका डिफिनीशन क्या होगा, कोई बताएगा? बोलो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी? विवेक? नहीं पता अच्छा, अगर कोई भी बॉडी है। सर। जो हीट और कोल्ड को डिफाइन करता हो उसे टेम्परेचर कहते हैं। हाँ, वैसा ही हीट और कोल्ड को, तो उस प्रॉपर्टी को क्या नाम बोलेंगे? हीट और कोल्ड की प्रॉपर्टी को हॉटनेस या कोल्डनेस। ठीक है, जैसे टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? अभी भी बताए कि कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बोलते हैं हॉटर बॉडी है, टेम्परेचर कम है तो बोलते हैं कोल्डर बॉडी है। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली जो होगा मेजर होगा हमारा कि किसी भी बॉडी को बताएगा कि कौन सा बॉडी में हॉट है, कौन सा बॉडी कोल्ड है। तो हम बोलेंगे इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस अगर मेजर करना हो तो हम टेम्परेचर से मेजर करते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। अब तो टेम्परेचर हमें बताएगा कि कोई भी दो बॉडी है तो दोनों बॉडी में हॉटर कौन है, कोल्डर कौन है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि एक फ्रीजिंग ही हो, एक बॉइलिंग ही हो। ठीक है, कितना भी टेम्परेचर हो सकता है कि एक 30 डिग्री पे हो, एक 25 डिग्री पे हो, तो हम बोलेंगे 25 वाला जो है 30 डिग्री के कंपैरिजन में कोल्डर है। 30 डिग्री पे जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बोलेंगे इट इज हॉटर। तो सिर्फ कंपेयर करता है किसी भी दो बॉडी के बीच में कि कौन सा क्या है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसका टेम्परेचर कितना होता है जनरल? किस चीज का सर? ह्यूमन बॉडी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 98 पॉइंट समथिंग आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99, 100, 101 हो जाता है तो बोलते हैं कि फीवर है। ठीक है, यस सर। जो जनरल टेम्परेचर होता है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। Scales used to measure temperature। ठीक है, टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, बहुत तरह के होते हैं तो उनका हम चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं।
स्केल्स जो यूज करते हैं जिसमें हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब मोस्टली होते हैं। बाकी और कुछ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमें जानना है। तो उस रिलेशन के लिए हमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट? यानी कि नेसेसरी कंडीशन, यानी कि ये 2 पॉइंट्स अगर हमें पता रहेगा तो हम सारे जितने भी स्किल्स यूज होते हैं एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो सबको पता होगा। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। 273 केल्विन। हाँ, और एक्यूरेट में जाए तो 273.15 बोल देते हैं। ठीक है, तो वैसे सारे में डिग्री सेल्सियस से भी फ़ारेनहाइट हम चेंज कर सकते हैं, केल्विन से भी फ़ारेनहाइट चेंज कर सकते हैं। तो सब में क्या रिलेशन है वही सीखने के लिए ये 2 पॉइंट्स पता होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये जो हम लोग लेते हैं ये क्या लेते हैं? लोअर पॉइंट लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये किसी भी स्केल में हमें अगर पता हो तो हम रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। और हायर लेते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री बोलो। सेल्सियस। सेल्सियस में लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, खैर हमको यहाँ तो रिलेशन निकालना ही है, तो हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं। ये लेट से डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट। हम मान लेते हैं ये कोई सा भी XYZ स्केल है, हम नया नया स्केल बना रहे हैं एक्स स्केल। क्लियर है? अब सब में क्या रिलेशन होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नीचे लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100, ये होता है 0। केल्विन में 373, ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए। 273, इसमें होता है 212, और ये लोअर होता है 32। 32। एक्स ये तो अभी हम नया बना रहे हैं, तो बोलो हायर कितना मान लें? बॉइलिंग पॉइंट एक्स डिग्री में कितना मान लें? 130। ठीक है, और फ्रीजिंग 25। चलो मान लें। ठीक है, ये स्केल होगी। अब हमें मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, लेट से वो T डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी है। ठीक है, यानी कि सारे स्केल से हमें तो टेम्परेचर सेम ही मेजर करना है। भले ही डिफरेंट डिफरेंट में कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन वो बॉडी का टेम्परेचर तो एक ही होगा, कुछ वैल्यू होगा। डिग्री सेल्सियस में कुछ हो, फ़ारेनहाइट में कुछ हो, केल्विन में कुछ हो, ऐसा ही होगा। तो मान लेते यस हैं सर। कि इस पॉइंट पे हम मेजर करना चाहते हैं जिसे हम T बोल रहे हैं। तो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि T माइनस लोअर डिवाइड बाई अपर माइनस लोअर, ये सारे का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये डिग्री सेल्सियस में है, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाले लेंथ का रेशियो हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखो तो T माइनस 0 और 100 माइनस 0। वैसे ही इसमें अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 373 माइनस 273, ये किसके बराबर होगा? इसमें भी यहाँ T हम माने हैं, तो T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32। वैसे ही x नया है तो इसमें लिख लिए, क्वेश्चन में नया दे सकता है, तो माइनस 25 बाई 130 माइनस 20। यहाँ पे दिख रहा है कि सारे वैल्यूज हैं, सबका एक दूसरे में रिलेशन निकल सकता है। दिख रहा है? पूछेगा यस कि सर। डिग्री सेल्सियस केल्विन में रिलेशन निकालो।
यहाँ से हमें दिख रहा है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ये हम पहले से जानते हैं, फिर भी यहाँ नीचे देखो, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इजकल टू टी केल्विन माइनस 273/100, यही आ रहा है। यानी कि यहाँ पे टी केल्विन इजकल टू हम लिख सकते हैं 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। रिलेशन दिख रहा है। हमें अगर पूछता 0 डिग्री सेल्सियस के लिए तो 273 बोलते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो उसके लिए केल्विन में हम लोग क्या लेते हैं, 298 केल्विन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही निकालो जो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आएगा, जल्दी से तुम लोग अपने कॉपी पे फाइंड करो। यही आ रहा है क्या? सर 9/5 शायद भाई। 9/5, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसा रिलेशन आ गया, ये बचपन में सब याद रखे होगे कि हाँ भाई इतना इतना आता है, ये रिलेशन होता है। याद है तो कोई बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन अगर भूल गए हो तो ये चीज याद रखना, अगर लोअर और अपर याद है तो आराम से सारा काम हो सकता है। ठीक है, जैसे एक्स में है तो एक्स को भी डिग्री सेल्सियस ऐसा हम कर सकते हैं। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है इसी तरीके का आएगा। एक स्केल बोल देगा कि ऐसा कोई भी आर्बिट्री साइंटिस्ट है, इनका स्केल ये है। ठीक है, इनमें ऐसा चीज है, लोअर है हायर है, तो बताओ डिग्री सेल्सियस में उनका मेजर टेम्परेचर कितना होगा, बता सकते हैं हम लोग रिलेशन लिख के ऐसा। यस सर। ठीक है, तो हम बार बार कितना याद रखेंगे, तो सिंपल सा लोअर हायर है तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट आता है, इस चीज से हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि लिखा हुआ कैसा है। जैसे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कन्वर्ट इनटू केल्विन, बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? किसी का नहीं है। सर 298। ठीक है, सिंपल सा है, क्या था।
हमको केल्विन में पता करना है, नहीं केल्विन स्केल तो हमें पता नहीं है, तो T माइनस इसका 273 था लोएस्ट, नीचे 370 माइनस 273 था तो नीचे 100 आता, इधर लिखेंगे। इस डी में 77 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस यानी कि 180 है, यही आ रहा है। 10 से 10 गया, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कितना 32 40 45 बाई 9 18, 45। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, T माइनस 273 इजकल टू 45 बाई 18 इंटू 10, कट रह गया कुछ से 295, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है T इजकल टू 270 प्लस 25 298 करके, ठीक है। नहीं रूम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रख सकते हो कि रूम टेम्परेचर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हो तो कितना रहता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन देगा तो आराम से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट थर्मोमीटर्स, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है, ये तो हम जानते हैं कि डिवाइस इज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। बहुत तरह के आते हैं, हॉट थर्मोमीटर, हॉट वायर थर्मोमीटर, बहुत तरह के आते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे कि अगर हमें मोल्टिंग आयरन है तो उसका टेम्परेचर निकालना है, तो वहां पे हम लोग जो अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हो तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में फाइंड करने के लिए बहुत तरह के थर्मोमीटर्स आते हैं, जिसके बारे में हम लोग को उतना नहीं जानना है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ थर्मोमीटर जो होगा ये ऐसा एक डिवाइस है जो हमें बताता है कि हाँ किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जो हम लोग बॉडी में टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं अपना, जैसे फीवर हो तो जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें मर्क्यूरी भरा होता है, ठीक है। और उसमें जो रीडिंग आता है तो हम बोलते हैं कि फ़ारेनहाइट में 99 बोला जाता है कि हाँ 99 है, 100 है, 101 है, ठीक है। तो हमें फ़ारेनहाइट में बताता है और उससे हमें पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड थर्मोमीटर, ठीक है। अच्छा थर्मोमीटर उसे कहते हैं जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सा, पहला, जैसे कि हम लोग जिस थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं उसमें जो मर्क्यूरी होता है, ऐसा ज्यूम करो कि वो मर्क्यूरी जो है ग्लास से चिपक जाए, ठीक है। तो हमें सही रीडिंग देगा वो, बताओ। जिस नो भी कंटेनर में नो सही सर। रीडिंग नहीं देगा, नहीं कि स्टिक कर जाएगा, पता चलेगा वहां पे तक पहुंचा वहीं पे रह गया, नीचे आ ही नहीं रहा। किसी का मेजर किया उसका 102 था तो 102 आज भी बता रहा है, कल भी 102 ही है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पहला ये होना चाहिए कि नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम उसमें मटेरियल रखे हैं, जिस भी कंटेनर में रखे हो, किसी चीज का हो, ग्लास का हो, जो भी चीज में हम रखे हो, नॉन स्टिकी यानी कि एडेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं किसी थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं जैसे, और हमें मेजर करना है बॉइलिंग, लेट से कुछ बॉइलिंग है, मिल्क है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। और जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बनाए हैं, जो भी चीज बनाए हैं हम उसमें थर्मोमीटर्स में यूज किए हैं, तो अगर उसमें जो भी पार्ट्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा और हम उसमें डालेंगे तो पिघल जाएगा, ऐसा होगा। यस सर।
ठीक है, तो अच्छा थर्मोमीटर होने के लिए जो भी उसमें पार्ट्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ताकि हम मेजर कर पाए, वो पिघल नहीं जाए। गए हम उसका मेजर करने, वो खुद ही उसमें डिजोल्व हो गया, खराब है। यानी कि हाई टेम मेल्टिंग, हाई जो होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये थर्मोमीटर के जो पार्ट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। थर्ड, अगर हम लोअर टेम्परेचर मेजर करने जाएं, मान लेते हैं आइस का टेम्परेचर मेजर करना है हमें, ठीक है, और वो आइस के टेम्परेचर पे जाने से पहले ही खुद ही मेल्ट कर जाए, तब भी बेकार है। बात समझ आ रहा है? लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये अभी उतना समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े नहीं। ठीक है, हीट कैपेसिटी शुड बी लो। ये क्या होता है हम लोग जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आके इसको एक बार देख लेना। शुड बी हाई, एंड सिक्स्थ, वॉल्यूम एक्सपेंशन शुड बी हाई। ठीक है, चूंकि हम लोग ये तीनों पॉइंट्स के बारे में उतना जानते नहीं है इसलिए इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, वो सब चीज जब पढ़ लोगे तो ये बात समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो बहुत तरह के थर्मोमीटर होते हैं जिसके बारे में हम उतना चर्चा नहीं कर रहे हैं, जैसे मर्क्यूरी इन ग्लास जो हम लोग यूज करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, थर्मोकपल्स यूज होते हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, -250 डिग्री सेल्सियस से लेके 1150 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, फिर रेडिएशन पायरोमीटर होता है जो 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। तो बहुत तरह के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो थर्मोमेट्री में हमें इतना ही जानना था कि थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, फिर टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं उनके बीच में हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। इतना बात में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हमें है नहीं, जो है सो हमें याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं, और याद रखना है। फिर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस इसमें ऐसे मिलेंगे कि जो तुमको फॉर्मूला बेस्ड होगा, वैल्यू देगा ऐसा 2.5 इंटू 10⁻⁻6, 2.11134। ठीक है, तो ऐसे देख के घबराना नहीं, कैलकुलेशन देगा क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। ठीक है, कैलोरीमेट्री जो हम नाम दे रहे हैं, तो ये उस प्रोसेस बताता है कि हीट ट्रांसफर जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी हुआ तो कितना हीट ट्रांसफर हुआ, उन सब चीज के बारे में हम लोग को इसमें बताता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। कैलोरीमेट्री क्या है? तो ये प्रोसेस है, मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी कितना हीट ट्रांसफर हुआ है उस चीज को मेजर करके ये बताता है। ठीक है, ये तो हमें एक जानते हैं कि हीट हमेशा कहाँ किधर से किधर ट्रांसफर होगा, हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि हीट हमेशा ट्रांसफर होगा जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर लो है, यानी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही होगा। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग हीट ट्रांसफर में करके देखेंगे कि हाँ भाई इधर से इधर ही होता है। पहले के जो आदमी थे उन लोग का मानना था कि हॉटर से कोल्डर की तरफ भी, कोल्डर से हॉटर की तरफ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में सिर्फ यही माना जाता है कि जो भी हीट है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ होता है, वही याद रखना। now अगर हम हीट की बात कर रहे हैं कि हीट कितना ट्रांसफर हुआ, तो हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चेंजिंग हीट को डेल्टा क्यू से। ठीक है, हीट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डेल्टा क्यू की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि चेंज इन हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, कितना ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर ज्यादा अच्छा रहेगा, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्यू। डेल्टा क्यू से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई सा भी एक बॉडी है, इसे हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हीट कर रहे हैं तो हम नीचे से इसमें एनर्जी दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि हम जो इसमें ऐसा एनर्जी जो दे रहे हैं वो एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, बोलो। मटेरियल पे। मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 10 ग्राम पानी गर्म करना हो और 1 लीटर पानी गर्म करना हो, कौन सा ज्यादा आसानी से हो जाएगा, किसमें एनर्जी कम लगेगा? 10 ग्राम। यानी कि अगर हम मास बढ़ा रहे हैं तो हमें एनर्जी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यस सर। ठीक है, यानी कि हीट जो गिवन है ट्रांसफर हो रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। यानी जिस भी बॉडी को अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसका कितना अमाउंट हम हीट कर रहे हैं उस अमाउंट पे ये डिपेंड कर रहा है। 10 ग्राम करना हो तुरंत हो जाएगा, 10 केजी करना हो टाइम लगेगा। मानते हो? यस सर। अब मान लेते हैं कि हम 1 किलो दूध ही लिए। ठीक है, 1 केजी दूध ही है या 1 केजी वाटर है, जो भी है, हम उसे हीट कर रहे हैं। और हीट करे एक जो बोलते हैं सुसुम ल्यूकवार्म, और एक बॉइलिंग कर रहे हैं। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ल्यूकवार्म कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, और यस जब सर। बॉइलिंग होगा तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो अमाउंट हमने सेम लिया लेकिन चेंज इन टेम्परेचर जो हम कर रहे हैं दोनों में अलग अलग कर रहे हैं। यानी कि 25 डिग्री था, 25 डिग्री से एक में 50 डिग्री ले जा रहे हैं और एक में हम मान लेते हैं 100 डिग्री ले जा रहे हैं। तो डिफरेंस हमें दोनों में अलग अलग आ रहा है, अमाउंट सेम था। तो बताओ हीट किस में ज्यादा देना पड़ेगा, 25 से 50 करने में या 25 से 100 करने में? 25 से 100 करना। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, भले ही हम गैस जला के एनर्जी दे रहे हैं, तो गैस एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कितना अमाउंट हम हीट करना चाहते हैं, दूसरा कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे कि अगर इस चीज का फिल और टेम्परेचर डिफरेंस का करना चाहो तो जिस रूम में हो उस रूम का लगभग बेड, कॉपी, सारा कुछ लगभग एक टेम्परेचर पे रहेगा। तो हम टच यस। करते हैं तो ज्यादा कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम एक मान लेते हैं कि हमारे रूम में एसी चल रहा हो और हम बाहर से आके टच करते हैं तो हमें सब ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, यानी कि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है।
वही एसी वाले कमरे से बाहर जाके किसी ऑब्जेक्ट को टच करे तो हमें हॉटर फील होता है। ऐसा क्यों? तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हमें दिख रहा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि डेल्टा क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। जहां भी प्रोपोर्शनल आता है वहां कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो एस आता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? एम एस डेल्टा टी। हियर एस जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसे ध्यान से देखें तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी लिख सकते हैं, और इसे हम बोलते क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसे याद रखना है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो डेल्टा टी डेल्टा क्यू, यानी किसी भी बॉडी को अगर हम एम मास है उसे हीट दे रहे हैं, तो एस जो है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वाटर है तो उसका एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, आयरन है तो उसका अलग होगा, यानी जो भी मटेरियल होगा उसका प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका डिफिनीशन सिंपल है। अगर हम मास को वन इफ बोल दे कि हमारा मास जो है ये 1 ग्राम है, ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर हम कर रहे हो कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो हमें क्या दिख रहा है? दिस इम्प्लाइज दैट के एस इक्वल टू डेल्टा क्यू। दिख रहा है? अगर हम मास को 1 ग्राम चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से कर रहे हैं, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वही हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। दिख रहा है? तो इसी चीज को हम लोग डिफिनीशन में लिख लेते हैं। वर्ड में क्या लिखते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram body by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। क्लियर है? ध्यान से देखो क्या कर रहा है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने मास 1 ग्राम ले लिया है, और अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रखा है, तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसे ही हम बोल रहे हैं कि उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो? बोलो। जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ठीक है, हमेशा जब तक कहा नहीं जाता तब तक टेम्परेचर का यूनिट केल्विन ही यूज रखो। ठीक है, ये यूज कर लेते हैं, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस। एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। अब स्मॉल सी कैपिटल सी में ज्यादा अंतर नहीं है, बुक में देखोगे तो बड़ा सा सी दिखेगा इसमें। ठीक है, तो थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होता है, या फिर सिंपली इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हमने देखा कि डेल्टा क्यू जो है ये कितना है? एम एस डेल्टा टी। ठीक है, ये जो एम एस है इसे ही हम लोग लिख देते हैं सी डेल्टा टी।
ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि C इक्वल टू और कुछ नहीं बल्कि m इंटू एस है। इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी। ऊपर जो एस है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि और डिफिनीशन में सिर्फ डिफरेंस है कि वहां एस में हमने बोला है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सी का क्या डिफिनीशन होगा, ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ पे हमें इरेस्पेक्टिव ऑफ मास है, मास कितना है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोले कि इफ डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा C है वही हीट है। यानी कि डिफिनीशन अगर हमें लिखना है तो बोलेंगे कि हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature by 1 degree Celsius of substance। ठीक है, यहाँ पे नो मैटर कि हम कितना ले रखे हैं, यानी कि कितना वेट लिए, 1 केजी लिए, 1 ग्राम लिए, 10 ग्राम लिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी बॉडी हमें मिल गया अगर हम उसको हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितना हीट है उसे हम थर्मल हीट कैपेसिटी कह रहे हैं या सिंपली हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर है? यूनिट की बात करें तो हमें दिख रहा है कि जूल पर केल्विन होगा। यहाँ वेट से कोई लेना देना नहीं, बस इतना का अंतर है। सी इक्वल टू क्या होगा, तो सी जो है वो एम एस के बराबर है। मास को हम पहले इंक्लूड कर लिए हैं, तो एम इंटू एस यानी मास इंटू स्पेसिफिक हीट को हम बोल रहे हैं कि थर्मल हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ये सारे डिफिनीशन साथ, फॉर्मूला साथ याद होने चाहिए, क्योंकि है कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट है। ठीक है, एक टर्म यूज होता है वाटर इक्विवेलेंट। अब जैसे कि इसे समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर तुम्हें पानी गर्म करना हो तो क्या करते हो, पानी को उठा के ले जाके आग पे रख देते हो, गर्म हो जाता है। बोलो। किसी कंटेनर में देके। ठीक है, किसी कंटेनर में हम पानी डालते हैं, फिर उसे ले जाकर आग पे रखते हैं। तो जो भी हम हीट दे रहे हैं, तो हीट जो है सिर्फ पानी गर्म करने में जा रहा है या कंटेनर को भी गर्म करेगा? कंटेनर भी गर्म कंटेनर होगा। को भी गर्म करेगा। ठीक है, नहीं कि जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो भी हीट दे रहे हैं, तो कंटेनर को भी गर्म करेगा, साथ में फिर वाटर गर्म होना शुरू होगा। जैसे अगर पतीले में चढ़ाते हैं तो पहले पतीला देखते हैं ज्यादा गर्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे वाटर भी गर्म होना शुरू होता है। यानी कि जो हम कंटेनर को जो हम हीट कर रहे हैं वो हमारे लिए तो नुकसान ही है, खैर उसके बिना कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वाटर को डायरेक्टली आग पे रखेंगे तो पता चला आग बोला ठीक है बाय बाय टाटा, ऐसा ही होगा। लेकिन हम कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर भी हीट होता है। तो कभी कभी ऐसे सवाल में आ जाता है कि कंटेनर भी है, हीट दे रहे हैं, तो वहां पे दो दो चीजें हीट हो रही है, तो उन दो चीजों को हीट जा रहा है, तो दो चीजों को हम हीट ना देके सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहेंगे, तो क्या करते हैं कि जो कंटेनर है उसको भी हम लोग थ्योरेटिकली रिप्लेस कर लेते हैं कि चलो भाई कंटेनर को जितना हीट गया है, अगर उतना ही हीट वाटर रहता है तो कितना वाटर होता और कितने वाटर को हम हीट कर सकते थे, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड instead of any other material
such that for same heat temperature increases same। ठीक है, यानी कि हम उस कंटेनर की जो मास है उसे हम हटा के ऐसा वाटर यूज कर रहे हैं कि उतना ही हीट में उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो। ठीक है, नहीं दोनों का टेम्परेचर साथ साथ हो। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है, सॉलिड मटेरियल है, जिसका ये एमएस है, ये एसएस है, सॉलिड एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसे ऐसा हीट दे रहे हैं, यानी कि हम इधर क्यू दे रहे हैं, डेल्टा क्यू, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा क्यू इजकल टू एम एस डेल्टा टी होगा। ठीक है, यानी कि हमने इसे इतना हीट दिया तो ये हीट जो है इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, यानी कि टेम्परेचर में जो इंक्रीज आया वो डेल्टा टी आया। क्लियर है? यानी कि हम सिर्फ एक सॉलिड बॉडी को हीट दे रहे हैं, कितना, डेल्टा क्यू, टेम्परेचर पर है डेल्टा टी, तो हम ये इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम, ये वाटर होता, सिर्फ वाटर है, ठीक है, किसी कंटेनर में नहीं है। अब हम इसे फिर हीट दे रहे हैं, हीट कितना दे रहे हैं, तो सेम डेल्टा क्यू दे रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी ही है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम डेल्टा क्यू लिखते हैं तो लिखेंगे एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से अब हमारा डिफिनीशन है वाटर इक्विवेलेंट का, इट इज मास, यानी कि सेम हीट में सेम टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि फ्रॉम 1 and 2 एम एस 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 इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू, तो वाटर इक्विवेलेंट जो बोलते हैं हम लोग एम डब्ल्यू को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सी ऑफ सॉलिड अपॉन एस ऑफ टू, ये जो हमारा आ रहा है इसे ही हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि इट इज रेशियो ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और ये है कि ये उतना मास ऑफ वाटर है कि हम उस कंटेनर का जो भी सॉलिड पार्ट था उसे हटा के इतना वाटर हम गर्म करते तो सेम हीट में सेम टेम्परेचर चेंज आया होता। तो उस मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? ये किसी को दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, इसका यूज जो है ज्यादा जनरली नहीं होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में होगा बस। ठीक है, कंसेप्ट ये सब में ज्यादा यहाँ के बाद और कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह हमारा काम आसान कर देता है। जैसे क्वेश्चन देगा कि हम एक कॉपर के बर्तन में वाटर रख लिए, उसको गर्म कर रहे हैं, इतना हीट दिए तो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बताओ ये वो क्या होगा। तो वहां क्या होता है कि हमें कॉपर को भी हीट देना होता है, वाटर को भी हीट देना होता है। तो अपना काम आसान करने के लिए उस कॉपर को भी वाटर में कन्वर्ट कर लिए। भाई उस कॉपर की जगह हम इतना वाटर ले सकते थे, अब सिर्फ हमारे पास बच गया वाटर, तो काम हमारा आसान हो गया। क्लियर है? इसे याद रखना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, जूल में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे ही आएगा 1/2। आइस या फिर वेपर, दोनों बराबर होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है
ठीक है, आज के डेट में हमारे लिए भले ही नॉर्मल बात है कि हीट का एनर्जी जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, लेकिन सदियों वर्षों पहले ऐसा नहीं था। उस समय लोग समझते थे कि हीट एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब हुआ क्या कि लोगों ने थोड़ा बहुत और भी आगे पढ़ाई किया, देखा, गौर किया, तो उसमें थोड़ा सा इन बात में डिफरेंस नजर आया। जैसे जूल थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि ऐसा मान लेते हैं पानी भरा हुआ है और हम इसमें ऐसा पंखा लेट से चला दें। ठीक है, लेट से ऐसे रोटेट कर दें, तो क्या होता है, वाटर के टेम्परेचर में कुछ चेंज हमें फील होता है? बोलो। जैसे पानी है उसे बहुत जोर जोर से हिला दें, ठीक है, तो उसका हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ थोड़ा बहुत हॉटर लगता है एज कम्पेयर टू जैसे पहले था। ये यस। फील किया होगा। यस। ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या था कि हीट को एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी लोग मानते थे। ठीक है, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था, भले ही हम लोग शुरू से आज कहते आ गए कि इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लेकिन पहले के टाइम में लोगों का अलग ही मानना था कि हीट कुछ अलग चीज है, और इसीलिए उन लोगों ने उसका यूनिट जो है कैलोरी रखा था। ठीक है, तो कैलोरी रखा था और उसका डेफिनेशन दिया था कि अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री इंक्रीज करने में जितना भी एनर्जी खर्च हुआ, जितना भी हीट दिए, तो उसे ही हम बोल रहे हैं कि 1 कैलोरी है। लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि यहाँ पे हीट और मैकेनिकल एनर्जी में कुछ ना कुछ रिलेशन है, यानी कि ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो हम कह रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि इट रिलेट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू टू हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, सिंपल से फिगर दे रखे हैं कि अगर हम इसमें वाटर को रोटेट करते हैं, किसी भी तरीके से स्टिर करते हैं, तो हमें दिखेगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि हमने इसे रोटेट करने के लिए, स्टिर करने के लिए कुछ एनर्जी दिया। वो एनर्जी कैसा है? मैकेनिकल है, यानी हमने कुछ वर्क करा। अंदर हम रोटेट कराएं, हाथ से करें या फिर पंखी लगा के घुमाएं, कैसे भी घुमाएं, हमने उस पर कुछ मैकेनिकल वर्क किया, तो इससे कुछ हीट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल टू, यानी कि मैकेनिकल की हम बात कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन हीट। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू है बाई डेल्टा क्यू है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को लोगों ने बोला कि इट इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट, it gives a relation between जूल एंड कैलोरी। और हम लोग ये चीज याद रखते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, ये चीज सबको याद भी होगा। कैलकुलेशन में हम लोग जनरली 4.2 जूल यूज कर लेते हैं सिंपल करने के लिए, वैसे एक्चुअली में कितना होता है? 4.18 जूल। केमिस्ट्री में यूज करे होगे। यस। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस। ठीक है, तो 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है? तो 4.18 जूल होता है। इतना बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।
किस तरह का क्वेश्चन होता है ये पता चले। फाइंड हीट needed to increase the temperature। ठीक है, 10 ग्राम वाटर है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो हम जानते ही हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है। सॉल्व करो उसको। क्लास के लिए गर्मी चलाए चला दे कितना बजे तक? 5:20। उसके बाद भी है, मुझे दीजिएगा। ठीक है, हो गया। सर पहला का 200। ठीक है, आया और किसी का? पहले देखो हमें क्या यस सर, निकालना है। 200 पहले। हाँ, यानी कि ms डेल्टा टी सिंपली कर लेना है। मास कितना दे रखा है? ग्राम। एस का भी ग्राम में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और चेंज इन टेम्परेचर हमें 20 का दिख रहा है, 200 कैलोरी। जूल में दिया होता तो कैलोरी को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते थे इंटू 4.18 से। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि एक बॉल है जिसे अगर हम किसी हाइट से गिराते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है उसका टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, और कह रहा है वैसे क्यों हो रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर में चेंज हो जा रहा है। कैसे सॉल्व करोगे? तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। बॉल को अगर हम ड्रॉप किए किसी एज हाइट से तो जस्ट टक्कर से पहले यहाँ पे इसका स्पीड कितना होता है बताओ? mg। √2g। mg √2g ना होता है। यस सर। ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, कैसे आता है ये पता है ना सबको? बताना पड़ेगा। u इजकल टू 0 भी पता करना है। एच हाइट है तो एच इजकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ आ रहा है कि लिख दें? यहाँ पे स्पीड 0 है, एच इजकल टू हम ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, ग्राउंड में जा रहा है तो यू 0 है, तो 0 + 1/2 जी टी स्क्वायर होगा। यहाँ से ये, अच्छा टी का टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी चाहिए, ऐसा है। तो वी स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं ना, यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच हो जाएगा। यू तो 0 ही है, तो यहाँ से v इक्वल टू √2gh। क्लियर है। तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के इनिशियली तो 0 है, फाइनली 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2m 2 कट जाएगा mgh, यही होगा। यस ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल जा रहा है, हीट में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन हीट, जो भी टेम्परेचर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि mgh इक्वल टू ms डेल्टा टी। m सेम गया, डेल्टा टी हमें फाइंड करना था, दिस इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा टी इक्वल टू gh/s, जो भी वैल्यू दे रखा है उसको पुट करके सॉल्व। क्लियर। क्या सिंपली बोल रहा है कि ये जो एनर्जी है वो हीट में गया, तो एनर्जी फाइंड कर लिया, उसको हीट से इक्विवेलेंट कर ली, कोई दिक्कत। नो सर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा, मान लेते हैं हमने आज तक करा है और बोले हैं सिर्फ कि अगर ये कोई ब्लॉक है, रफ सरफेस है, इस पे अगर ये L दूरी स्लाइड करता है, तो हमने बोला था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है वो हीट में लॉस कर जाता है, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग बोला करते थे। यस तो सर वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्क डन है वो कन्वर्टेड इनटू हीट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, एंड इफ वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं बोला, यानी कि 100%। कभी कभी बोलता है कि 30% जो ही है वही हीट में बदला, तो अपना उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। देन फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। सिंपली क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है, उसे एमएस डेल्टा टी से इक्विवेलेंट कर देना है। ऊपर भी मिला हुआ रहता है हमारी ना, तो ऊपर ब्लॉक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू mg cos ऑफ थीटा, बोलो। यस सर। इसमें सर भी दिक्कत आंसर है। म्यू GL cos थीटा बाय एस आ रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन हम जानते हैं म्यू mg cos थीटा, फ्री बॉडी सब नहीं बना रहे हैं क्योंकि सब बहुत इजी है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यानी कि म्यू mgl cos ऑफ थीटा। अब बोल रहा है कि जो वर्क है वो चेंज इन हीट है, तो हम बोलेंगे कि ये जो वर्क डन है वो ms डेल्टा टी के बराबर होगा। तो डेल्टा टी इजकल टू यहाँ पे दिख रहा है हमें म्यू जी एल कॉस ऑफ थीटा बाई एस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने ज्यादा इसमें कुछ वेरिएशन नहीं किया है। हाँ, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो बोल सकता है कि ब्लॉक यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे जा रहा हो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ब्लॉक नीचे जा रहा होगा उस समय फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, म्यू mg cos थीटा बोलेंगे या फिर mg sin थीटा भी ले सकते हैं। बोलो। फ्रिक्शन है वो एडजस्टिंग होता है, म्यू mg cos थीटा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे कम तो यस कुछ सर। भी हो सकता है। यस। ठीक है, अगर मान लेते हैं mg sin थीटा, चलो फ्री बॉडी डायग्राम, इधर की तरफ
mg sin थीटा लगता, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैक्सिमम ले लिए हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि mg sin थीटा इससे कम हो, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, mg sin थीटा ही। ठीक है, तो चीज भी कंसीडर करना है, ध्यान रहे। सब फ्रिक्शन में पढ़े हो नाम डिटेल। इसके बाद है स्पेसिफिक, जो हम लोग पढ़े हैं हीट कैपेसिटी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं, एक जो पहले पढ़े ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एसएचसी बोल रहे हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बस जस्ट नीचे लिखे हैं इसलिए। ठीक है, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल सी है। ठीक है, थर्मल हीट कैपेसिटी में कैपिटल सी था, यहाँ पे ये स्मॉल सी है। अब चूंकि हम लोग यहाँ नोट लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो सी में ज्यादा फर्क हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल सी हम लोग यूज करते हैं। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें ये बताता है कि यहाँ एस इक्वल टू है डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से आया है, एम यहाँ ग्राम में यूज करा गया है। ठीक है, यानी डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी, एम जो है वो किस में है, ग्राम में। ठीक है, यानी कि अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस, यहाँ पे हम 1 ग्राम सबस्टांस की हीट बढ़ाने के लिए हम बात, यहाँ पे जब हम डेल्टा क्यू लिखते हैं तो यहाँ पे हम हीट नहीं लिख के लिखते हैं एन। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, तो एन जो है मोल है। मोल क्या होता है पता है? यस। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो है मोल है, यानी कि यहाँ से हम सी की बात कर रहे हैं, तो सी इज डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, यानी कि इसका अगर हम डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of 1 mole substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, इसमें क्या था, 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए जो हीट है उसे हम दे रहे हैं, यहाँ पे जो है 1 मोल को। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस मोल, मोल क्या डिफाइन होता है बोलो, मास अपॉन मास बाय मोलर मॉलिक्यूलर वेट। मास। यस। ठीक है, ऊपर मास बाई कैपिटल एम मोलर मास बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें डेल्टा क्यू इजकल टू एन सी डेल्टा टी है, तो हम इसे लिख सकते हैं एम सी डेल्टा टी बाई कैपिटल एम। इसमें कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ऐसा लिखने का रीजन क्या है वो भी हम बताएंगे। जैसे कि फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए अगर हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ जो मोल होगा वो हमारा 1/m होगा। ठीक है, इस केस में अगर हम डेल्टा क्यू यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू सी बाई एम इंटू डेल्टा टी।
ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन को, इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 for 1 gram of substance। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि S इक्वल टू C/m, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में एक रिलेशन मिल जा रहा है, और वो क्या है, तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें ऐसा एक सिचुएशन। ठीक है, ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, नीट में तो बहुत बार इसके रिलेटेड आ चुका है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा मटेरियल है, इसे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज में नहीं है, सिल्वर बार है, हीट कर रहे हैं, इसका मास दे रखा है 525 ग्राम, हीट जो है वो दिया जा रहा है इसमें 1.23 किलो जूल, और इतना हीट देने से बता रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है इज 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी दे रखा है, तो पूछ रहा है कि फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फाइंड करो। हो गया। हुआ। सर उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको? 1.23 किलो जूल। जूल में तो है ही, तो जूल में दिया ही है, तो जूल में क्यों करूँ? 1.23 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। डिवाइड बाई 525 m है, उसको ग्राम में है तो केजी में कर लो, क्योंकि ऊपर हम जूल यूज कर रखे हैं, इनटू डेल्टा टी कितना है, 10 डिग्री चेंज है, बस इसको सॉल्व कर लेना। 6533 कितना आ रहा है? 234.28 आ रहा है सर। 28 जूल पर केजी। पर केजी डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अक्सर ऐसा नहीं होता है कि अगर हम किसी बॉडी को हीट दें और उसका टेम्परेचर बढ़े, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आइस है, आइस को अगर हम लोग हीट देते हैं तो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है। वाटर को हम हीट देते जाते हैं तो एक समय आता है कि जहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ऐसा होता है। तो यस। जैसे सॉलिड है, यस सर। सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। तो ऐसे सॉलिड से लिक्विड हीट देंगे तो लिक्विड से गैस भी हीट रिलीज करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन आता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो सॉलिड से लिक्विड जब टेम्परेचर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग। ठीक है, डिफिनीशन सब नहीं लिखाएंगे क्योंकि बचपन से हम लोग जानते हैं। लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड अगर हम हीट निकाल लें बॉडी से तो गैस से कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो फ्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे प्रोसेस में जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है या लिक्विड से गैस, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे वाटर के लिए बात करते हैं तो वाटर जो है हम बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट करता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि उस समय उस दौरान जब हम उसको हीट दे रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी जो है सॉलिड है, सॉलिड का हम जानते हैं कि जो मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो जो भी हम हीट देते हैं तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय पे वो बॉन्डिंग तोड़ने में हीट यूटिलाइज होता है। इसी वजह से जो है टेम्परेचर राइज नहीं करता है। बात क्लियर है? तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट फेजेस सॉलिड लिक्विड गैस से हम पढ़ते हैं। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हीट गिवन used in breaking of bondings between molecules या atoms जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, इसे अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट में जो है अगर फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज अगर होगा, इस समय पे हम बोलेंगे कि जो डेल्टा टी है वो 0 होगा। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि ये चीज को ध्यान रखना है कि जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें हीट देंगे तो उस समय जो भी हीट गिवन है, जो भी एनर्जी गिवन है, वो बॉन्डिंग तोड़ने में यूटिलाइज हो रहा है, ना कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है। जैसे ही अगर लिक्विड हो गया तो लिक्विड से अगर हम फिर हीट देते हैं तो 20 डिग्री से 40 डिग्री, 40 से 50, उस समय फेज ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा होता है तो उनका एनर्जी बढ़ते जाता है। तो उस दौरान हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन इस केस में फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हम जो भी एनर्जी देते हैं वो सिर्फ बॉन्डिंग तोड़ने में यूटिलाइज होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर जहाँ है वहीं पे रहता है। जैसे वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है, ठीक है, नहीं किसी टेम्परेचर पे होता है।
क्लियर है इतना? हेलो, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि जितना ज्यादा मटेरियल होगा, जितना वेट ज्यादा होगा, उतना ही हीट हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि जो कांस्टेंट आता है वो एल आता है, ठीक है। और यहाँ पे एल को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्यूजन। एल की बात करें तो एल है डेल्टा क्यू बाई एम। यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। पर केजी है तो ऐसा हम बोल सकते हैं इसका डिफिनीशन में कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ 1 kg सबस्टेंस, ठीक है। जूल में आएगा तो 1 जूल हो जाएगा, कैलोरी में देंगे तो 1 ग्राम कर सकते हैं। यानी कि 1 यूनिट मास का अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो लेटेंट हीट कहलाता है, ठीक है। लेटेंट हीट हमें जहां तक आइडिया है, बचपन से इन सब के बारे में जानते हो, 7th 8th में भी पढ़ना था, याद है या भूल गए हो? यस सर। कितने तरह के होते हैं? हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन। हाँ, जिसे हम क्या एल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कब यूज होगा? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्जन होगा या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन। क्योंकि जितना हीट हम देंगे सॉलिड से लिक्विड में, यानी जितना बॉन्डिंग टूटने में एनर्जी खपत होगा, उतना ही एनर्जी रिलीज भी होगा जब बॉन्डिंग बनेगा। तो केमिस्ट्री में ये बात पढ़े होगे कि जितना अगर हम बॉन्डिंग तोड़ने में एनर्जी देते हैं, अगर वो बॉन्ड बनता है तो उतना ही एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर है? तो डिफिनीशन हम नहीं लिखा रहे हैं, डिफिनीशन ऊपर से समझ में आ सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा तो हम कहेंगे हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सबस्टेंस, यानी कि यहाँ पे जो फेज है, यहाँ फेज क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर है? यस सर। इसे हम लोग एलवी से लिखते हैं। ये कब यूज होता है? जब लिक्विड और गैस में कन्वर्जन होता है, ठीक है। लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, तो उस समय हम लोग एलवी यूज करते हैं। फॉर वाटर एल एफ का वैल्यू और एल वी का वैल्यू, एल एफ का वैल्यू जो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है और इसका 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। इसे याद रखना है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी कि अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट जो होता है सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम मान लें कि हम -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस लिए हैं, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये आइस जो है पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, फिर वहां पे मेल्ट करके वाटर में बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हीट करेंगे तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बनेगा। ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम हीट देंगे तो इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि सॉलिड से गैस तक बनने में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर हीटिंग कर्व से। तो आज टाइम है नहीं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा, फिर थर्मल एक्सपेंशन शुरू होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अभी जो भी चैप्टर है बहुत ही इजी है, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना समझना है नहीं इसमें, जो है सो याद रखना है कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो याद रखो, लाइफ आसान कर लो। ठीक है, फिर सर कल भी क्लास रहेगा? कल का करोगे? सर कर सकते हैं। सिलेबस सिलेबस तो पीछे है, कर लो तो बढ़िया ही है। यस सर। कर लेंगे सर, रख यस दीजिए। सर, करा दीजिए। ठीक ठीक है, फिर कल फिर से 3:30 बजे से क्लास रहेगा। ओके। और सर ठीक 12 का कब स्टार्ट होगा? देख लेते हैं एक बार, रूटीन देख लेते हैं कि इसका कितना लगेगा, क्या लगेगा। तो इस वीक ऑफलाइन में शुरू कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक से। ठीक है, यस सर, थैंक यू यस सर। सर। ठीक है फिर।